हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूबी ज्ञान चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है बुनियादी शिक्षा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बुनियादी शिक्षा के बारे में, जिसको कि हम बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हो, किसी न किसी रीति से क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इसी के लिए बुनियादी शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं बुनियादी शिक्षा के बारे में। उससे पहले टॉपिक में जाने के पहले मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ जो आज नए जुड़े हैं मेरे चैनल से। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो फिर हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बुनियादी शिक्षा। तो सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना को जानेंगे। तो देखते हैं, आजादी के पूर्व जब महात्मा गांधी को वर्धा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के लिए चुना गया, ये जो सम्मेलन था वो वर्धा में हुआ था। ठीक है, बोलते वर्धा में मरवाड़ी उच्च विद्यालय, जिसको कि आज के डेट में नव भारत स्कूल के नाम से जाना जाता है, कि रजत जयंती का समारोह था, जो कि 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होना था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सम्मेलन किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और ये जो समारोह हो रही थी वो 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर को थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री और बहुत सारे नेता लोग जो थे वो आए हुए थे और वहाँ पे महात्मा गांधी भी पहुंचे थे। ठीक है, तो चूंकि ये सम्मेलन वर्धा में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्यों बोला जाता है। तो उसका आंसर ये है कि ये सम्मेलन जो है वो वर्धा जो जगह थी वहां पे हुआ था, इसी के लिए इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी व्यक्तियों के समक्ष महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा। जो महात्मा गांधी थे वो कुछ अलग सोचते थे। ठीक है, तो उन्होंने ही बुनियादी शिक्षा को लाया था। ठीक है, जहाँ पे वो सोचे थे, अपनी जो नवीन उनकी जो सोच थी उसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उनका बोलना था कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, जो देश का उस समय का शिक्षा पद्धति चल रहा था, तो गांधी जी का बोलना था कि अगर यही चलता रहा तो ये देश में किसी भी आवश्यकताओं को पूरा कभी नहीं कर सकता है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उसे देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग संचित रह जाता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो वंचित रह जाता है। ठीक है ना। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक ज्ञान दिया जा सके। ठीक है, तो गांधी जी का बोलना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो आपके प्रमुख वर्ग वाले लोग हैं या फिर कोई भी वर्ग वाले लोग हैं वो क्या करें, वो कर दे सके। ठीक है, वो अपनी शिक्षा का भार उठा सके। इसी के चलते इनका बोलना था कि प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कम से कम 7 साल का हो, उससे कम का ना हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान उनको उस 7 साल में ही दिया जा सके। सर्वांगीण विकास के लिए सारी शिक्षा जहाँ हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। ठीक है, तो बोला जा रहा था कि गांधी जी का बोलना था कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है ना, जहाँ पे उनको हर एक तरीके का शिक्षा दिया जा सके, उद्योग से रिलेटेड और जो भी कार्य होता है उन सारी चीजों से रिलेटेड उनको शिक्षा दिया जा सके, जिससे कि बच्चा जो है वो अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। इस प्रकार गांधी जी ने मैट्रिक के स्तर पर अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, इसी के चलते गांधी जी ने क्या किया कि मैट्रिक के स्तर पे अंग्रेजी रहित, जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी हो, ठीक है, और मातृभाषा में आपको पूरा एजुकेशन देने का उन्होंने योजना बनाई। ओके, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक शिक्षा। अब हम जानेंगे कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है, बुनियादी कहाँ से आया। ठीक है, बुनियादी जो शब्द है वो कैसे बना। तो बोला जाता है कि अंग्रेजी का बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ होता है आधारभूत, तथा उर्दू में बेसिक का अर्थ होता है बुनियादी। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो शब्द है बेसिक, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना बेसिक एजुकेशन, तो उसका हिंदी रूपांतर क्या है? आधारभूत। उसको हम लोग हिंदी में आधारभूत बोलते हैं, तथा उर्दू में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुनियादी। तो ये बुनियादी शब्द जो है वो उर्दू से निकल के बाहर आया है। वैसी शिक्षा जिसके माध्यम से उस शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात काम करते हुए शिक्षा ग्रहण करना। इसमें आप ये समझ सकते हो कि वैसे शिक्षा जहाँ पे हम हर एक टाइप का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो आपको उद्योग से हो, चाहे वो मतलब सारे उद्योग से रिलेटेड हो। वैसे शिक्षा जिसका अर्थ ये है कि आप अपना काम करते करते आप अपना पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हो। ठीक है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो और आप अपना काम भी कर सकते हो। वैसे शिक्षा ही बुनियादी शिक्षा कहलाती है। इसका अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो इसका परिभाषा में गांधी जी ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वह नगरों के हों या ग्रामों के,
भारत की समस्त सर्वोत्तम और अस्थायी बातों से संबंधित करती है। ठीक है, तो यही है एक गांधी जी का परिभाषा। बुनियादी शिक्षा चाहे कहीं के लोग क्यों ना हो, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हो, ये सारे जगह के लोगों के लिए सर्वोत्तम और अस्थायी बातों से संबंधित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी, इसमें क्या क्या चीजें करनी उचित थी, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड किया गया था, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे इसमें। तो बोलते हैं बुनियादी शिक्षा योजना, जिसको कि वर्धा योजना भी बोलते हैं। ठीक है, बुनियादी शिक्षा को और हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धा योजना बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी रूपरेखा में बताता है कि शिक्षा का जो बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की हो। जो भी आपका बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसकी अवधि कितनी वर्ष की होनी चाहिए, 7 वर्ष की होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यहाँ पे आपको अंग्रेजी पे जोर नहीं दिया गया था, यहाँ पे ये बोला गया था कि शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य हो। बहुत सारे गाँव और में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको की शिक्षा नहीं मिल पाती है, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते। इसी की वजह से गांधी जी ने ये योजना निकाली कि जो भी आपके 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, सबों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बच्चे उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इसी के चलते उनको बोला गया था कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्पकार से होनी चाहिए, मतलब जो भी चीजें उद्योग से रिलेटेड हो उन सारी चीजों से संबंध रखने वाला होना चाहिए। शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी आप शिल्प या फिर जो भी बच्चों को सिखा रहे हो वो उनकी योग्यता है। ऐसा ना हो कि उनकी योग्यता से बाहर आप उनको चीजों को सिखा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोड़ के भाग जाएंगे, वो करेंगे नहीं। इसी के चलते आपको उनकी योग्यता के हिसाब से आप उनको शिल्प या फिर शिल्पकार या फिर जो भी कटाई बुनाई सिलाई है वो चीज आपको उनकी योग्यता के हिसाब से सिखानी चाहिए। ठीक है ना, फिर बोलते हैं कि चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि वो बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना देना चाहिए। ठीक है, बोलता है कि आप ऐसी चीजें उनको सिखाइए जिसको कि सीख के बच्चा एक अच्छा अच्छा बन सके। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठा हुआ है। अगर वो शिल्प का ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो एक अच्छा शिल्पकार बन पाए। ठीक है, जैसे कि वो स्वावलंबी बन सके, जैसे कि वो अपना सब कुछ खुद से कर सके, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो इन शॉर्ट बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा में हम लोग ये सारी चीजों को देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुनियादी शिक्षा समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। ठीक है, शिक्षा को का बालकों के जीवन, गृह एवं ग्राम से उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यही है इसकी रूपरेखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मतलब बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। समटाइम वो पूछ बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में, या फिर कभी वो पूछते हैं कि बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हो, तो आप ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसके कुछ गिन चुन के 8 सिद्धांत हैं, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली हम जानेंगे इन सारे सिद्धांतों के बारे में। तो एक एक करके हम सारे सिद्धांत को देखेंगे। सबसे पहले बोलता है जनसाधारण की शिक्षा, फिर बोलता है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, हस्तशिल्प की शिक्षा और शारीरिक श्रम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनसाधारण की शिक्षा क्या होती है। तो बोलते हैं कि भारत की अधिकांश साधारण जनता अज्ञानता से अवृत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान अभी भी नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धांत जनसाधारण को शिक्षित बनाना निर्धारित किया गया है। इसी के चलते बेसिक शिक्षा लाई गई थी, बुनियादी शिक्षा लाई गई थी, ताकि सारे लोग शिक्षित हो सके, कोई भी अशिक्षित ना रहे। ठीक है, तो यही है जनसाधारण की शिक्षा। नेक्स्ट बोलते हैं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। जो भी हम लोग रूपरेखा में पढ़े ना कि 7 से 14 साल के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, सारे लोग शिक्षित रहें। इसी के चलते गांधी जी ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लाया था। फिर नेक्स्ट बोलता है स्वावलंबी शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की और संकेत करते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए।
इनका बोलने का अर्थ ये था कि अगर हम कोई भी शिक्षा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर शिक्षा लेते हैं तो इन फ्यूचर हम उस शिक्षा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते बोला गया कि एक सच्ची शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को स्वावलंबी बनाता हो, जो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता हो, वरना वो शिक्षा लेने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम एजुकेशन लेते हैं और हम उससे कुछ कर ही नहीं पाते तो शिक्षा तो व्यर्थ है ना। इसी की वजह से गांधी जी का बोलना था कि सच्ची शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो एक बच्चे को स्वावलंबी बना सके। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वो सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सामाजिक शिक्षा। यहाँ पे बोलते हैं कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का नव निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, जो प्रेम एवं न्याय पर आधारित हो। वो किस किस चीज पे होना चाहिए? स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जो प्रेम एवं न्याय पर आधारित हो और जिसके मूल मंत्र सत्य और अहिंसा हो। यही कारण है कि बुनियादी विद्यालयों में बालकों को इसी प्रकार के समाज में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा का सामाजिक शिक्षा पे भी एक असर पड़ा था। उनका बोलना था जो समाज होनी चाहिए वो स्वार्थ एवं शोषण विहीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग वहाँ पे स्वार्थी हो, एक दूसरे पे शोषण कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे प्रेम होना चाहिए, वो जो समाज हो वो न्याय पर आधारित होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो गांधी जी का मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा, उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यही था गांधी जी के द्वारा सामाजिक शिक्षा। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। गांधी जी चाहते थे कि सारे बच्चे मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। तो बोलते हैं कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इसमें अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था, सारी की सारी शिक्षा आपको मातृभाषा में मिलने वाली थी और मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, यही रीजन था। फिर बोलते हैं कि हस्तशिल्प की शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का केंद्रीय स्थान है। मतलब जो भी आप सीख रहे हो बुनियादी शिक्षा में, उसमें सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट क्या था? हस्तशिल्प, ये आपका केंद्रीय स्थान था। और सब विषयों की शिक्षा उसी माध्यम से दी जाती थी, ठीक है। फिर बोलते हैं कि शारीरिक श्रम। गांधी जी शारीरिक श्रम पे विश्वास करते थे। उनका बोलना था कि बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के लिए शारीरिक श्रम पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने बोला कि बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। बालक के शरीर के अंगों का विवेक पूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने को सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है, ठीक है। तो यही था बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एक विशेषता होती है, तो उसी तरह से बुनियादी शिक्षा की भी एक विशेषता है। तो हम बुनियादी शिक्षा की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो इसके भी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसको कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि क्रिया प्रधान शिक्षा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज गृह स्कूल व समाज में सामंजस्य। इन सारी चीजों के बीच में सामंजस्य होनी चाहिए। आर्थिक आधार, समवायी शिक्षण विधि, शिल्प द्वारा शिक्षा, शारीरिक श्रम का सम्मान, सामाजिक आधार, बालक प्रधान शिक्षा, ठीक है। बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए, ओके। तो हम इन सारी चीजों को एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे क्रिया प्रधान शिक्षा, ठीक है। बोलते हैं बुनियादी शिक्षा जो है वो क्रिया प्रधान है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि आपको कर करा के दे दिया गया है, आपको खुद से अनुभव करना है चीजों को। इसी की वजह से इसको बोला गया है कि बुनियादी शिक्षा जो है वो क्रिया प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बालक प्रधान शिक्षा, ठीक है। पहले क्या होती थी कि चीजें बालकों के अनुसार से नहीं चलती थी, ठीक है। लेकिन अभी हमें अकॉर्डिंग टू बालक प्रधान शिक्षा हमें चलना है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा। अब हम लोग उसके हिसाब से चलते थे। अब बोलते हैं कि बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान है। इसमें बालक को शिक्षा का ग्राहक समझा जाता है, अतः उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पे बच्चों की रुचि, उसकी रुझान, उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए उसको शिक्षा प्रदान करनी है और उसको उसी तरीके से हमें शिक्षा देनी है जिस तरीके से वो चीजों को समझ पाए, जिस तरीके से वो चीजों को ग्रहण कर पाए, ठीक है। फिर बोलते हैं गृह स्कूल व समाज में सामंजस्य। बोलते हैं बुनियादी शिक्षा गृह स्कूल और समाज के जीवन में संपूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है, ठीक है। इसका कारण बताते हुए रायबर्न ने लिखा, ये जो रायबर्न थे वो एक शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने क्या लिखा कि बालक हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने को गृह स्कूल और समाज में प्राय समान वातावरण में
पाता है, ठीक है। अगर वो हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करता है तो वो जाहिर सी बात है कि उससे वो अपने लिए कुछ कमा रहे हैं, जिससे कि वो गृह, स्कूल और समाज में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक अच्छा वातावरण प्राप्त करता है, ठीक है। आर्थिक आधार, तो यहाँ पे बोलते हैं बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक हो। इसके समर्थन में दो तर्क उपस्थित किया जा सकता है, ठीक है। जो बुनियादी शिक्षा था उसका आधार क्या था? आर्थिक था, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि आप जो भी चीजें बना रहे हो उसको बेच कर विद्यालय का व्यय निकाल सकते थे, या तो फिर आप उन सारी चीजों को बेचकर अपने धन का आपके लिए अर्जन कर सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सको, ठीक है। तो इसका जो आधार था वो आर्थिक था। फिर बोलता है सामाजिक आधार, बोलता है कि बुनियादी शिक्षा का आधार जो है यहाँ पे सामाजिक भी है, क्योंकि इसमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। बालक में हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा और स्नेह, सहयोग और आत्म संयम और आत्मविश्वास के गुणों को सुविकसित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सामाजिक आधार। तो यहाँ पे बोलता है मनोवैज्ञानिक आधार, बोलता है बुनियादी शिक्षा का जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो वो कैसे, हम लोग देखते हैं। क्योंकि इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। इसमें किसको प्रधानता दी जाती है? तो बालक को प्रधानता दी जाती है, न कि उसके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्य विषयों को। इसमें अब बालक जो अध्ययन करता है उसके पाठ्य विषयों को आप नहीं देते हो प्रधानता, लेकिन इसमें आप बालक को प्रधानता देते हो। तो बालक का स्वाभाविक विकास किसी कार्य में संलग्न होकर ही हो सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि बालक का जो स्वाभाविक विकास है वो कैसे हो सकता है? तो किसी कार्य में संलग्न होकर हो सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर ही बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प द्वारा उत्पादक कार्यों को प्रधान स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे शारीरिक श्रम का सम्मान, ठीक है, कि कैसे शारीरिक श्रम का सम्मान किया जाता है। तो बोलते हैं बुनियादी शिक्षा बालक में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। किसकी भावना का निर्माण करती है? सम्मान की भावना का निर्माण करती है। बोलता है बालक स्वयं हस्तशिल्प के माध्यम से किसी उत्पादक कार्य को करता है, अतः वह शारीरिक श्रम को महत्व देने लगता है और इस प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखने लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कोई काम किए ही नहीं होते हैं, तो वो दूसरे को भी हीनता की नजर से देखते हैं कि अरे वो काम कर रहे हैं, देखो ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन सारी चीजों से गुजरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको पता होता है कि शारीरिक श्रम क्या होती है। तो गांधी जी उस चीज को भी बच्चों के अंदर डेवलप कराना चाहते थे, ताकि बच्चों के अंदर दूसरे को देख के हिंसा की भावना ना जागे। वो चाहते थे कि बच्चा खुद करके सीखे, ताकि वो सामने वाले के भी शारीरिक श्रम का आदर कर सके, ठीक है। उनको आदर पूर्ण दृष्टि से देखे, ठीक है, हिंसा की दृष्टि से नहीं देखे। नेक्स्ट है शिल्प द्वारा शिक्षा। इसमें देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम आधारभूत शिल्प है, ठीक है। तो सब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा का जो माध्यम था वो शिल्प पे ही आधारित है, ठीक है। सब विषयों की शिक्षा इसी शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। आधुनिक युग के सभी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बालक की शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादन कार्य होना चाहिए, ठीक है। अभी भी जितने भी शिक्षा शास्त्री है सबका ये मानना है, सब ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो भी बालक का शिक्षा का माध्यम है कोई उत्पादन कार्य ही होना चाहिए। उनका मत है कि केवल इसी प्रकार की शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करा सकती है, ठीक है। इसके लिए टीएन सिक्वेरा ने बोला, ठीक है। किसने बोला? टीएन सिक्वेरा के अनुसार लिखता है, वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और संपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये किसका बोलना था? टीएन सिक्वेरा के अनुसार। ओके, तो ये है आपका शिल्प द्वारा शिक्षा। ओके, तो ये है कुछ विशेषताएं जो कि हम बुनियादी शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? उसके इंट्रो के बारे में जाना, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके सिद्धांत, उसकी रूपरेखा और उसकी विशेषताओं को जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीजों का उद्देश्य होता है। तो हम लोग जानेंगे कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो बुनियादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जिनको कि हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आर्थिक उद्देश्य, नैतिक लक्ष्य, नागरिकता का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और त्रिविध विकास का उद्देश्य। सबको हम एक एक करके देख लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्थिक उद्देश्य। तो बोलते हैं बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात
बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना है। ठीक है, आप जो भी चीजें बना रहे हो आप उससे बेच के आप विद्यालय का व्यय निकाल सकते हो और उससे आप धन का अर्जन कर सकते हो। ठीक है, फिर बोलते हैं नैतिक लक्ष्य। आधुनिक भारतीय समाज का अविराम गति से नैतिक पतन हो रहा है। सबको पता है कि कितना ज्यादा नैतिक शिक्षा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो उनका बोलना था कि आधुनिक भारत समाज का था ना, उसमें अविराम गति से, मतलब कहीं विराम ही नहीं लग रहा है, अविराम गति से नैतिक का पतन हो रहा है। ठीक है, इसी के लिए बोला गया है कि बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था बालक का नैतिक विकास करना। ठीक है, बालकों में नैतिकता का मूल्य डालना। ठीक है, तो ये भी था आपका लक्ष्य बुनियादी शिक्षा का। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नागरिकता का उद्देश्य। बोलता है जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है यहाँ पे जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने शासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है। जो भी वो राज्य के प्रति उनका जो भी कर्तव्य है उसमें क्या होगा, उनका वृद्धि होगा, तो उनको और भी ज्यादा अटेंटिव रहना होगा उन सारी चीजों के लिए। किंतु इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब वो उसके प्रति सजग हो। ठीक है, जितने भी सारे कर्तव्य हैं, जितने भी सारे अधिकार हैं, तभी ये उन सारी चीजों को उपयोग कर सकता है जब उन सारी चीजों के लिए वो सजग हो। ठीक है ना, जब उन सारी चीजों के लिए बहुत ज़्यादा वो अटेंटिव है। ऐसा नहीं कि कुछ कर दिए और वो गलतियाँ हो गई, उसके बाद से फिर कुछ करना है, वो चीज़ें हमने करी ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति उन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, उन सारे अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। वैसे ही व्यक्ति इन सारे अधिकारों को उपयोग कर सकते हैं जो उन सारी चीज़ों के प्रति सजग हों। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक उद्देश्य। बोलता है हमारी शिक्षा प्रणाली का एक प्रत्यक्ष दोष ये है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराया जाकर बालकों को पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है। किसका भक्त बनाया जाता है? पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत है कि बच्चों को सांस्कृतिक चीजें बताई जाए। नेक्स्ट वन इज त्रिविध विकास का उद्देश्य। बोलते हैं कि भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? बालक के मानसिक विकास पर। ठीक है, उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको बस क्या किया जाता है, बस उनके मानसिक विकास पे जोर दिया जाता है। जितना हो सके बस तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो और सारी चीजें करो ही मत। जो भी शारीरिक श्रम है, जो भी आध्यात्मिक चीजें, उन सारी चीजों पर उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस प्रकार बालक का केवल एकांकी विकास होता है। क्या बोलते हैं कि इस प्रकार बालक का क्या होता है, सिर्फ एक तरफा विकास होता है, बाकी सारी चीजों में वो पीछे ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन बुनियादी शिक्षा का मानना था कि वो बालक में पूरी तरीके से, मतलब संपूर्ण विकास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा में क्या था कि इन सारी चीजों में, मतलब पूरी तरीके से उन पर ध्यान दिया जाता था। उनका एक तरफा विकास नहीं होता था, उनका पूरी तरीके से विकास होता था। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया जाता था जिससे बालक का तीनों प्रकार का, अर्थात त्रिविध विकास होना निश्चित हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इसको त्रिविध विकास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको त्रिविध विकास? क्योंकि इसमें बच्चों का मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों चीजों का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, ठीक है, बालक और मनुष्य, जो भी बच्चे हो या फिर मनुष्य, सब हो के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास करना। ठीक है, उनका मानना था कि सारे चीजों का विकास हो, सिर्फ एक तरफा विकास ना हो। इसी की वजह से गांधी जी सिर्फ मानसिक विकास पे बल नहीं देते थे, वो शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पे भी बल देते थे। ठीक है, तो ये है आपका उद्देश्य। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी जिससे कि आप मेरे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।